Good morning, students. So today we discuss about hardware and software. So what are the software? These are the programs which are stored inside the कंप्यूटर. एक्चुअली आपका कंप्यूटर जो भी काम करता है वो अपने आप कुछ नहीं कर रहा होता, उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, उसको बताया जाता है कि ये काम क्या करना है, कैसे करना है. तो जो उसे बताया गया है एंड वो एक स्टेप्स में बताया जाता है और उन स्टेप्स को हम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं. सेकंड हम बोलते हैं हार्डवेयर. हार्डवेयर एक्चुअली आपका जो भी कुछ आपको नज़र आ रहा है, आपको अपना कंप्यूटर नज़र आ रहा है, उसके अंदर मॉनिटर नज़र आ रहा है, कीबोर्ड नज़र आ रहा है. अगर आप अपने ओपन करो कंप्यूटर को तो आपको उसके अंदर रैम नज़र आएंगी, वायर्स नज़र आएंगी, आपको चिप्स नज़र आएंगी. तो ऑल दीज आर द हार्डवेयर. हार्डवेयर यू कैन से इट इज़ विजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो जो सर्किट्स हैं जो आपको दिख रहा है विच यू कैन टच और सी इज़ हार्डवेयर. तो हार्डवेयर के अंदर आपका सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, आपके मेमोरी कार्ड्स आ गए जैसे, और आपका मॉनिटर आ गया, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है. तो ये सारे जो हमारे सर्किट्स और सब कुछ हैं दे बिलोंग्स टू हार्डवेयर. अब सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स हम सॉफ्टवेयर को ऐसे नहीं देख सकते, वी कॉन्ट टच इट. सॉफ्टवेयर क्योंकि 1010 के पैटर्न्स में इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर के अंदर ही स्टोर है. तो जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम ओपन करते हो या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो जो आपको अपने मॉनिटर पे विजिबल होता है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर पोर्शन है, और वो हार्डवेयर के जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, उनके अंदर ये स्टोर है. तो हार्डवेयर तो हमारा एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर क्या क्या सर्किट्स बने हुए हैं, कौन सी चिप्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से यूज़ कर रहे हैं. जनरली ये फिक्स है, हम एक बार जो परचेज कर लेते हैं ठीक है. सॉफ्टवेयर हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे ही हम एम्फेसिस करेंगे. तो व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ computer programs and it refers to the procedure or the associated documents that describe the program, means how we can use our program. And generally these programs comes in a set of programs. You can say we have set of programs to accomplish a particular task. So that's why we use the term software package. So software package is a group of programs that solve a specific problem or perform a specific type of job. तो कुछ खास करने के लिए जो हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं. अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? ऑफ कोर्स जब आप कंप्यूटर को रन करते हो, काम करते हो, तो these hardware and software works together in order to perform the task. अकेला सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता. हार्डवेयर बने हुए सर्किट्स हैं जिनके थ्रू काम होता है, और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बताती हैं कि क्या करना है और कैसे कैसे कौन कौन से सर्किट्स को यूज़ करके हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये हमारा आपस में रिलेशनशिप है. तो दोनों के दोनों जो है बोथ आर नेसेसरी टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क. सेम हार्डवेयर कैन बी लोडेड विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू मेक ए कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब. आप अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स देके उसी हार्डवेयर से अलग अलग तरह के काम करवा सकते हैं. एक और टर्म भी आती है फर्मवेयर. फर्मवेयर एक्चुअली क्या है? इट इज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर. आप बिल्कुल अगर एक लाइन में वर्ड में बताना चाहें तो इट इज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर. यहाँ पर जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो हमने हार्डवेयर के अंदर ही डिज़ाइन कर दिए. आप देखिए कई बार कुछ टॉयज़ आते हैं, उन टॉयज़ के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होती है, आप बटन दबाते हो वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है. या आप वॉशिंग मशीन्स वगैरह देखिए अपने, आजकल मोस्टली सारी वॉशिंग मशीन डिजिटल आ रही हैं.
आप उसके अंदर क्लिक करते हो, जो जो चीज़ें आप सिलेक्ट करते हो और वही पर्टिकुलर एक्शन वो परफॉर्म कर देती है। तो वो क्या है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, सो वी हैव टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर्स को फर्दर डिवाइड करना चाहेंगे किस किस तरह के हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वी डिवाइड इट इनटू टू मेजर कैटेगरी। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर and second is application software. अब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ खास टास्क परफॉर्म करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली नॉर्मल यूजर्स नहीं लिखते, उन्हें बड़े बड़ी कंपनीज में लिखा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हम अपने लैब के अंदर जैसे लिखते हैं, सपोज मैंने आपको कहा ऐड टू नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स, या मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, तो ये क्या हुआ? दे प्रोवाइड ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो आप एक पर्टिकुलर टास्क आपको करके दे रहे हैं। सो दीज प्रोग्राम्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आपके वो सारे प्रोग्राम्स विच गिव्स या विच आर यूज टू डू सम एप्लीकेशंस, दे आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने टैली का सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, तो टैली का सॉफ्टवेयर आपका क्या है? वो आपका आपके अकाउंट्स जो हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो डेट इज़ ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज़ ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से प्रोग्राम होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर दीज आर द प्रोग्राम विच हेल्प्स अस टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है। आपने सपोज कोई प्रोग्राम रन करना है, अब वो प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर आना चाहिए। सो कौन करता है ये काम? आपने कहा कि ठीक है इसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो ऑब्वियसली वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आएगा और ये काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय द यूज़र। हम डायरेक्टली इनको यूज़ नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्टली इनको यूज़ करते हैं। और वी कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स विच हेल्प्स और क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने में, एग्जीक्यूट करने में और यू कैन से रन करने में हेल्प करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड extend the processing capability of a computer system. So they are designed to control or to manage a computer. So ये आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे आपके अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, एंड दीज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या हेल्प कर सकते हैं? दे कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे कैन हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे कैन हेल्प for the effective use of different resources of computer like CPU, memory, peripherals, or they can communicate with and control operations of peripheral devices. I mean they can control input output devices. So ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर रिटन बाय द यू कैन से हाईली स्पेशलाइज्ड यूजर्स। नॉर्मली जो आपके प्रोग्रामर्स होते हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो लिख सकते हैं, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए यू हैव वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स। और जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दे आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज और यू कैन से असेंबली लैंग्वेज। आल्दो सम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर रिटन इन C. C is a high level language, but we can write some system software in C also, because C is very efficient language and it has some capabilities of low level language. So commonly used of system softwares are operating system. All operating system falls under the category of system softwares because they helps us to manage our computer system.
Second category, or you can say second type of system softwares are programming languages translators. See, I have to telling you there are different types of languages, or you can say 3 levels of languages: low level, then assembly, and then high level language. So these high level languages are easy to write the program, or you can say read the program, but computer cannot understand high level language because it understands only the binary patterns. So we have to translate our program written in high level language into an equivalent code in, you can say, machine language or in the pattern of 1010. So that's why we use translators. So they are also not directly used by us. We use them in order to execute our application program that is written in that particular language. Next, communication software. All the communication softwares comes in this category, and some utility programs. Like you want to format your disk. So these are the utility programs are part of system software. Next category is application software. You can understand कि application software is set of programs which are designed to solve a specific problem. जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही आपके डिज़ाइन किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने पेरोल सिस्टम बना दिया, या फिर आपने, जैसे आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आजकल आता है, तो रिजल्ट के लिए आपने कुछ प्रोग्राम्स बना दिए जो आपके रिजल्ट को कैलकुलेट करके आपको दे देंगे. या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ये क्या है? ये सब आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क करके देते हैं. सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. बहुत अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए भी. फॉर एग्जांपल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लाइक यू कैन से वर्ड स्टार, योर MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस. तो ये सब क्या है? ये आपकी वर्ड प्रोसेसिंग आपको कर देते हैं. फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स जो आपके नंबर्स के ऊपर ज़्यादा ऑपरेट करते हैं. लाइक आपको स्टूडेंट्स का डेटा रखना है तो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कुछ रख लेते हैं. एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो जहाँ आप इस तरह से रिकॉर्ड्स रखना चाहते हो और उस रिकॉर्ड्स के ऊपर आपको कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी हो सकती हैं, वो आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में होते हैं. तो आपका लोटस 1 2 3 था, अब एक्सेल यूज़ करते हैं तो ये आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं. उसके अलावा डाटाबेस सॉफ्टवेयर. तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपके क्या हैं? ये आपके सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, आपका अगर वर्ड का कोई डेटा भी है, आपका वैसे मान लीजिए आपने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखी, तो आप सिर्फ उसके बारे में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसका उसकी सैलरी या सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन रख दें. आपको उसकी डेजिग्नेशन की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो कि एक वर्ड हो सकता है, आपको उसका नाम भी चाहिए. तो इस तरह की चीज़ें जब हमें स्टोर करनी होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, तो फिर आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो. ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, मान लीजिए जहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स डिज़ाइन करना चाहते हो, कोई मूवी क्रिएट करना चाहते हो, वो सब. एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं. तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बहुत अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारा, वो हमारा कौन सा था? अभी हमने जैसे पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ सकते हो कि क्या करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा जो मेन काम है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल आवर कंप्यूटर सिस्टम. हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने डिफरेंट डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो हमारे आपके ये हो कि आपका की मेमोरी है आपका अंदर, आपका CPU है आपका, ये सो डिफरेंट चीज़ें हैं. इन सबको कंट्रोल करने का काम जो है आपका, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है. ये सॉफ्टवेयर हमें अपनी मशीन को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने में हेल्प करता है. लिसन, पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट नहीं होता था, तब भी आप इनपुट देते थे और आउटपुट ले लेते थे, बट आप मैनेज नहीं कर सकते थे. एक ही प्रोग्राम दिया, उसका ही एग्जीक्यूशन करवाया और उसकी रिज़ल्ट आपको मिल गया. ना आपके पास कोई स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी लोकेशंस थी, ना आपका कुछ ये था कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स यूज़ कर रहे हो. तो बड़ा ही यू कैन से बेसिक ऑपरेशंस होते थे.
जैसे जैसे ऑपरेशंस आपके बढ़ते चले गए, आपका एडवांसमेंट होती चलेगी हार्डवेयर में, तो यू नीड टू मैनेज योर हार्डवेयर। और उसके साथ आपका क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप होने शुरू। शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ही बेसिक से होते थे, कुछ प्रोग्राम्स होते थे और वो प्रोग्राम्स आपके छोटे छोटे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते थे। धीरे धीरे एडवांस्ड हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स बन गए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो गया, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हमारे मार्केट में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर। तो जितने रिसोर्सेज हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। तो इन रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, इन रिसोर्सेज में आपका सीपीयू भी आएगा, आपका मेमोरी भी आएगा, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आएगा। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं इसके थ्रू इनको कंट्रोल करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन आपका बन जाता है इन सब चीज़ों के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के रीज़न क्या था, सो वी हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट वी हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वन इज ईजियर टू यूज़। हमेशा हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारी क्या होती है, इट मस्ट बी ईजियर टू यूज़ और इट शुड बी ईजियर टू यूज़। जो चीज़ हमें यूज़ करने में आसान लगती है उसे हम जल्दी सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, ईजियर टू यूज़, एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज एफिशिएंट यूज़। ठीक है, हम कि भाई हमने कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया रिसोर्सेज को, कितना ऑप्टिमम, कितनी अच्छी तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर पाए, दैट इज़ एफिशिएंसी। तो सेकंड क्राइटेरिया हमेशा हमारा एफिशिएंसी होता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि चीज़ जो है हमें आराम मिले यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में हमें आसानी रहे, और दूसरी बात कि जो हमें आसानी भी दे, साथ साथ चलो जितना ज़्यादा वो एफिशिएंट यूज़ करा दे वो भी अच्छा है। अब आप देखिए, शुरुआत में हमारे पास MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, तब तक कंप्यूटर इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, जनरल पीपल उसको यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि डॉस की कमांड्स याद रखनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही विंडो 95 आया एंड एकदम से, क्योंकि आइकन्स के ऊपर आप उसको ऑपरेट कर सकते थे, पिक्चर बनी हुई है, आपने क्लिक किया एंड काम हो गया, तो एकदम से कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि वो यूज़ करना बहुत ईजी था। तो ऑब्वियसली ईजियर टू यूज़ वाला जो आपका कंसेप्ट है वो आपका ज़्यादा है, क्योंकि लेमैन जो है वो ये देखता है कि सब इजी क्या होना है यूज़ करने में। ठीक है, एफिशिएंसी उसके लिए इतने बड़ा टर्म है, एफिशिएंसी तो जो एक एक्सपर्ट है उसके लिए फिर टर्म आती है एफिशिएंसी कितनी है, वो सोचता है इस बारे में। तो फर्स्ट चीज़ हमारा ईजियर टू यूज। तो विंडोज़ के बाद हमारा कंप्यूटर्स जो है वो जनरल लोगों में पॉपुलर हो गए। अब मोबाइल है, हर कोई ऑपरेट कर लेता है, आइकन्स बने हुए, आपको पता है कि ये वाला जो आइकन है या ये वाली जो पिक्चर है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी कॉल लग जाएगी, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कॉल बंद हो जाएगी, क्योंकि इजी है ना हमें वो सिंबल्स याद रखने। ये फर्स्ट इज मेक्स ईजियर एंड सेकेंड इज एफिशिएंट यूज़, कि हम जो मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज को, हम उन्हें बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सकें। अब मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मेन वो क्या क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि वो सीपीयू को आपके मैनेज करता है, सीपीयू मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में ये देखते हैं कि अभी क्योंकि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आ गया और हमारे पास धीरे धीरे मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम एक ही टाइम पे मेमोरी के अंदर कई प्रोग्राम रख सकते थे। और क्योंकि आपका सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो बहुत स्लो हैं। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, या आपको मेमोरी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके सीपीयू को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो हम लोग चाहें तो उस वक्त सीपीयू को किसी दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये कि इस टाइम कौन काम करेगा, उसके बेस पे जो डिज़ाइनिंग होती है, जो ये डिसाइड होता है कि सीपीयू पे अब किसका काम चल रहा होगा तो वो हमारा सीपीयू मैनेजमेंट कहलाता है। सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि मेमोरी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई
तो अब मेमोरी के अंदर मोर देन 1 प्रोग्राम हो सकते थे, तो ऑब्वियसली वी नीड टू मैनेज आवर मेमोरी आल्सो, तो ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड इज फाइल मैनेजमेंट। आप जो भी अपना बनाते हो तो यू पुट देम इनटू सम फाइल, आप उसको सो डेट एंड आप उसको कोई नाम दे देते हो सो डेट यू कैन फाइंड आउट इट फॉर योर फ्यूचर यूज़। अब नाम होगा हर चीज़ का तभी आप उसको ढूंढ पाओगे। तो दिस इज़ फाइल मैनेजमेंट। कौन सी फाइल कहाँ स्टोर हुई है, जब आपने उसको कॉल किया तो फिर उसको आपको मिल जाए। फाइल की प्रोटेक्शंस, उनका नाम देना, उनको स्टोर करना, तो इस फाइल मैनेजमेंट। फोर्थ फंक्शन इज सिक्योरिटी। आप देखते हो ना कि आप अपने मोबाइल को लॉक कर देते हो, तो ये फीचर क्या है, ये फीचर कोई और को आपको मोबाइल मिल भी जाएगा तब भी वो आपके मोबाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस आर सिक्योरिटी फीचर्स। कोई और आपका डेटा ना देख ले, उसको चेंज ना कर दे, उसको कुछ डिस्टर्ब ना कर दे, तो ऐसा भी चीज़ें हैं। फिर आपका फिफ्थ में है कमांड इंटरप्रिटेशन। यानी जो आप डिफरेंट कमांड्स दे रहे हो उन कमांड्स को इंटरप्रेट करना और उनके अकॉर्डिंगली आपका एग्जीक्यूट करवाना, वो भी हमारा सीपीयू का काम होता है। मतलब आपने कमांड दी, सपोज आपने कहा कॉपी, तो कॉपी कैसे होगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना, तो उस कमांड का वो जो कॉपी वाला काम है वो कौन कराएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा। तो इस तरह से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम कैसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार, उसके लिए कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। तो एफिशिएंसी कैसे काउंट होता है, तो एफिशिएंसी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेजर्ड यूजुअली इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर्स एंड दीज 3 मेन पैरामीटर्स आर थोरोपुट। थोरोपुट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। यानी आपने एक यूनिट टाइम में ले लिया, मान लीजिए आपने सेकेंड्स ले लिया, तो आप कहते हैं 1 सेकेंड में आप कितने काम कर सकते हो, दैट डिस्क्राइब थोरोपुट। देन टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ जॉब। यानी ये इंडिविजुअल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब मैंने सपोज आपको कुछ काम करने के लिए कहा, कितनी देर में आपने वो काम मुझे वापस करके दिया, तो वो आपका टर्न अराउंड टाइम है। थर्ड, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या है, यहाँ पर आपका इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग एंड द टाइम ऑफ द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्स फॉर द जॉब। मान लीजिए आपने मुझे अपना कोई क्वेरी पूछी या आपने कोई क्वेश्चन मुझे पूछा, तो जब आपने मुझसे पूछा और जब मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया उसके लिए, वो जो टाइम गैप है दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम। यानी यूज़र ने जो अपनी कोई जॉब करने के लिए सबमिट की और उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये नहीं कि कंप्लीशन नहीं, कंप्लीशन टर्न अराउंड हो जाएगा, यहाँ पर ये कि उसकी फर्स्ट जॉब उसको कब, मतलब कब उसको फर्स्ट कोई रिस्पॉन्स मिला, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो वी हैव 3 डिफरेंट पैरामीटर्स, ओनली थोरोपुट कि आप यूनिट टाइम में कितना परफॉर्म कर सकता है, देन टर्न अराउंड टाइम कि आपके सबमिशन से लेके कंप्लीशन के बीच का टोटल टाइम कितना है, एंड रिस्पॉन्स टाइम व्हेन यू सबमिट योर जॉब एंड यू फर्स्ट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। सो ऑल दीज आर द criteria are very helpful in determining the efficiency of system. Now process management, processor management and then process management also. So process management, actually process management is related to CPU, or you can say processor management, how processor works. So what is a process? Process is a job in एग्जीक्यूशन, यानी एक काम, एक एप्लीकेशन जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है, दैट बिकम्स ए प्रोसेस। तो प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी, एक्टिव है जो इस वक्त काम कर रहा है, वो आपका प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का बेसिकली क्या है
कि ये आपको CPU इसको कब मिलेगा, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कब मिलेंगे, किस तरह से वो आपका काम कर सकता है अलग अलग तरह से, वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट शुरुआत में तो क्या होता था कि आपके थोड़े एक आधे प्रोग्राम में लिखे जाते थे, तो इतना कोई खास ज़्यादा बात नहीं थी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली कब आया, ये तब आया पिक्चर में जब आपके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई और जब आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। सो यू आर एबल टू स्टोर मोर देन वन प्रोग्राम इन मेमोरी एंड योर CPU कैन वर्क वेरी फास्ट, और आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या फिर मेमोरी से जो आपका मूवमेंट है डेटा का, डेट इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू CPU। सो मोस्ट ऑफ द टाइम CPU रिमेन आइडल, बिल्कुल फ्री रहता है, कोई काम नहीं होता है। सोचा क्यों ना आप अलग अलग तरह की जॉब्स उससे इकट्ठे एकम्प्लिश करवा लें। एक जैसे सपोज आप देखिए एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर तो एक ही होता है ना, एक ही टीचर इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है इतने सारे स्टूडेंट्स को। कैसे कि आपको कोई काम दे दिया, आप कर रहे हो, अब क्या होता है जिसका काम खत्म हो गया पहले वो पहले आ जाता है, या सपोज कोई मेरे पास पहले कुछ समझने के लिए आना चाहता है, बच्चों की प्रॉब्लम है अलग अलग, आप 10 स्टूडेंट्स बैठे हो और आपकी 10 प्रॉब्लम्स है, तो मैं फर्स्ट वाले को बुला लूँगी, मैं इसको थोड़ा समझाऊंगी उसका काम, देखो बच्चे ये ऐसे था ये, उसके बाद बोलूँगी ठीक है आप ऐसा करो, अब ये इतना काम आप करो, ठीक है। तो वो बच्चा लग गया, तो दूसरे वाले बच्चों को बुलाया जा सकता है, इन द मीनवाइल उसको समझाया जा सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन है, तो उसको उसका सॉल्यूशन करने के लिए कहा जा सकता है, फिर थर्ड को कॉल किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका एक तरह से यहाँ पर हम एक ही CPU मल्टीपल प्रोग्राम्स को इकट्ठे एक साथ हैंडल कर सकता है। तो ये किस तरह से ये हैंडलिंग होती है, यही आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है। अब आपकी इस कैटेगरी में प्रोसेस मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, इस कैटेगरी में आपके कई सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। कैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोसेस मैनेजमेंट वाला काम करते कैसे हैं, तो इसके बड़े अलग अलग तरीके हैं। पहला एक जो बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये तो बात मैंने आपको बता दी ना कि मोर देन वन प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है कि 10 स्टूडेंट्स को एक ही टीचर से प्रॉब्लम पूछनी है, तो वो कैसे 1 बाय 1 बुला लेगा। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है तो 10 के 10 को बिठा लिया। तो यहाँ पर भी सेम वाइज वी हैव इनफ स्पेस इन आवर मेमोरी टू अकोमोडेट द प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके हमारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बट कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमें कुछ टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मल्टी प्रोग्राम मीन्स मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। बट इवन देन देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, टीचर फिर भी एक टाइम पे एक ही बच्चे को हैंडल कर रहा है, एक टाइम पे एक ही बच्चे को हैंडल कर रहा है, वो एक से ज़्यादा बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बट जब एक बच्चा अपने काम पे चला गया तो हम दूसरे बच्चे को कॉल करके उससे हैंडल करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, लेकिन होता काम है कि का एक टाइप पे, बट तो यहाँ पर भी हमारा यही सिस्टम है, यही हमारा CPU के साथ है। CPU एक टाइम पे बस एक ही की जॉब एग्जीक्यूट कर सकता है, बट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है, मान लीजिए हम एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वी हैव ए वेरी सिंपल प्रोग्राम लाइक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ A, देन वैल्यू ऑफ B, नेक्स्ट स्टेप इज ऐड 2 नंबर्स एंड देन राइट C। और आपको जैसे आप पूछोगे कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, फिर आप A और B की वैल्यू को ऐड करोगे और लास्ट में आप बता दोगे कि ये रिजल्ट था। अब आप देखिए, दिस इज एन इनपुट स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो एन इनपुट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है जो CPU ने एग्जीक्यूट करनी है, एंड दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। सो हम अपने स्टेटमेंट्स को वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 2 कैटेगरीज, CPU बाउंड स्टेटमेंट और इनपुट आउटपुट बाउंड स्टेटमेंट। यानी कि ये स्टेटमेंट CPU से एग्जीक्यूट होगी और ये स्टेटमेंट्स किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से एग्जीक्यूट होगी। अब क्या हुआ कि आपने जब अगर ये प्रोग्राम मान लीजिए P1 प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूशन पर डाला तो इनपुट डिवाइस की वेट की जा रही है, फिर B के लिए इनपुट डिवाइस से आएगा रिस्पॉन्स, उसके बाद फिर आप ऐड करोगे,
तो CPU तो सिर्फ यही यूज़ हुआ ना। मोरओवर CPU स्पीड इज मच फास्टर देन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो और भी ज़्यादा, एक तो वैसे ही 4 स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसी थी जहाँ पर आपका CPU यूज़ हुआ और उस पर भी ये बहुत स्लो आपके काम करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ज़्यादातर टाइम CPU क्या रहा, फ्री रहा। तो अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जहाँ पर जब ये आपका रीड कर रहा है तो इतनी देर CPU किसी और का काम कर दे, जब B रीड कर रहा हो तब भी CPU कुछ और काम कर ले, जब इसको चाहिए तो ये CPU काम कर ले, जब ये राइट करने पे चला गया तो CPU इतना दूसरे को दे दो, क्योंकि पता है कि अब CPU की इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो CPU किसी और का काम कर ले। तो इस तरह से हम एकोमोडेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।